देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे, बैठ जाइए। देखो कल हम लोग पढ़ रहे थे एकक कोष्ठिका के प्रकार, जिसमें आपको 4 को बताए थे हम, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। 4 को हो गया था। अब समझिएगा जरा, देखो इधर बच्चे, जो एकक कोष्ठिका होते हैं, ध्यान देना, इधर देखिए, एकक कोष्ठिका, इसको आप घन मत समझ लीजिए। जैसे कि कल आपको बताए थे एकक कोष्ठिका का मतलब ईंट, तो हर ईंट एक जैसा नहीं होता, सबकी कुछ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। तो इसमें यह है आपका एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, यह है जेड अक्ष। मतलब आप समझने के लिए एक्स अक्ष में जो लंबाई है यहां से यहां तक, इसको ए मान लो। वाई अक्ष में जो लंबाई है यहां से यहां तक, इसको बी मान लो। और जेड में जो यहां से यहां तक है, इसको सी मान लो। ए बी सी हम मान रहे हैं, आप कुछ हो मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आज हम पढ़ रहे हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब समझते हो? किसी चीज को मापने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए, किस आधार पर आप कर रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं भुजा। तो 3 भुजा हो गए। एक्स अक्ष को दर्शाइए ए से, वाई अक्ष को दर्शाइए बी से, और जेड अक्ष को दर्शाइए सी से। कुछ आप मान सकते हो। 3 को भुजा हो गया। अब अलग अलग स्थिति हो सकता है बच्चे। अगर तीनों भुजा बराबर हो, ए बराबर बी बराबर सी, तो वो घन कहते हैं उसको। लेकिन साथ साथ कोण भी देखना पड़ेगा आपको। इसके इसके बीच का कोण, इसके इसके बीच का कोण, और इसके इसके बीच का कोण। तो कोण को दर्शा लीजिए। ए को रिलेट कर दो अल्फा से, बी को कह दीजिए बीटा, और सी को कह दो गामा। अब देखिए एक्स तथा वाई अक्ष के बीच कोण, ध्यान देना, एक्स और वाई के बीच कोण, ये एक्स है, ये वाई है। इसमें कौन सा मिसिंग है? जेड। तो एक्स को हम ए कह रहे हैं, वाई को बी कह रहे हैं। बाबू, एक्स को ए कह रहे हैं, वाई को बी कह रहे हैं। तो ए और बी के बीच हम देख रहे हैं, तो कौन सा मिस कर रहा है? सी। तो सी को क्या कहते हैं? गामा। सी को कहते हैं गामा। ये आपको परीक्षा में नहीं आने वाला, ये हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि जब हम एकक कोष्ठिका के नाम लिखने लगेंगे, घनीय, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिदंताक्ष, तो आप कहोगे किस आधार पे लिख दिए सर? तो एकक कोष्ठिका के अभी और भी टाइप्स होंगे। कौन कौन से टाइप्स हैं? देखो, घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, कोणीय, समताक्ष, एकंताक्ष, त्रिदंताक्ष। ये किस आधार पर है, ये तबे समझ में आएगा जब इस चीज को आप समझोगे। कोई भी घन में 3 भुजा होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी घन में 3 भुजा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे ईंटा उठा लीजिए आप हाथ में, तो ईंटा में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो एगो के ए कहो, एगो के बी कहो, एगो के सी कहो। तो एक शख्स को दर्शा रहे हम ए से, वाई को बी से, और जेड को सी से। अब कोण भी 3 गो है, एक्स और वाई के बीच, वाई तथा जेड के बीच, एक्स तथा जेड के बीच 3 गो कोण भी है। तो कोण का नामकरण करिए। भुजा का नामकरण तो कर दिए हैं, ए बी सी। कोण का नामकरण कर लो। एक्स और वाई, ए और बी, एक्स का मतलब ए, वाई का मतलब बी, ए और बी के बीच देख रहे हैं आप, तो कौन मिसिंग है? सी। सी को कहते हैं गामा।
वाई और जेड यानी बी और सी, तो बी और सी में ए नहीं है तो इसको क्या कह दो, अल्फा। आपको समझने के लिए ये है। एक्स तथा जेड, ए और सी, कौन मिस कर रहा है, बी। तो 3 गो कौन हो गया, 3 गो भुजा हो गया। अब इसी आधार पर पैरामीटर इसको कहेंगे। किसी चीज को मापने का एक पैरामीटर होता है, किस आधार पर। जैसे कि ये घर है, तुमसे कोई पूछेगा कि घर आयत है कि वर्ग है, तो तुम कहोगे कि ये घर आयत है। तो कोई पूछेगा किस आधार पे, कौन सा पैरामीटर के आधार पर, तो पैरामीटर ये हुआ कि इसकी चौड़ाई और लंबाई में अंतर है। इसकी एक भुजा ए मान लो, एक भुजा बी मान लो, तो दोनों भुजा बराबर नहीं है तो ये आयत हो गया। अगर दोनों बराबर होता तो वर्ग कहते। फिर विकर्ण देखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे आयत किसे कहते हैं, तो आप एक पैरामीटर के आधार पर जवाब देते हो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। तो इसी को कहते हैं पैरामीटर, कि किस आधार पे आप आयत कह रहे हो, किस आधार पर आप वर्ग कह रहे हो। जैसे मान लो आपसे अगर कोई पूछ दे, समझना इसको, परीक्षा में नहीं पूछेगा, बस आपको जानकारी होना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं। अब हम आपसे पूछ दे वृत्त है, वृत्त नहीं है, क्यों। वृत्त होने के लिए कुछ पैरामीटर होता है। आप समझ आए, पैरामीटर माने शर्त। वृत्त होने का शर्त क्या है कि केंद्र से दूरी हर जगह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहां केंद्र से दूरी हर जगह बराबर नहीं है, कम है तो ये ज्यादा है, तो वृत्त नहीं है, वृत्त है। तो चीजों को समझिए। तो उसी आधार पर हम कह रहे हैं एकक कोष्टिका के भी पैरामीटर है। कौन कौन से, पहले भुजा और कोण। अब आप देखिए, ध्यान से देखना, अगर तीनों भुजा बराबर हो, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजा बराबर हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर, तो उसको कहा जाएगा, उस एकक कोष्टिका का क्या नाम है, घनीय एकक कोष्टिका। देखो हेडलाइन क्या है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्टिका के प्रकार। पहला हो गया घनीय एकक कोष्टिका। किसको कहेंगे, जिसमें ए बी सी तीनों की लंबाई बराबर हो, आई तीनों कोण आपस में बराबर हो, 90 डिग्री हो। दूसरा, अगर ए बराबर बी है लेकिन सी बराबर नहीं है, तो उसको कहा जाएगा द्विसम। द्विसम, दो को बराबर, द्विसम लंबाक्ष। इसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, यानी सब आपस में बराबर 90 के बराबर। विषम लंबाक्ष, कौनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, हाँ कोण सभी आपस में बराबर है, 90 के बराबर है, उसको कहा जाएगा विषम लंबाक्ष। केवल उतारिएगा मत, ध्यान से सुनिएगा। फिर एक बार हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। जो एकक कोष्टिका होते हैं, कल हम आपको बताए थे कि किसी क्रिस्टल जालक के वह छोटा इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस छोटा इकाई को हम एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका जो है इस तरह का होता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के एकक कोष्टिका हो सकते हैं। जैसे जो दीवार में ईंट है बच्चे, वो ईंट अलग अलग प्रकार के हो सकता है। कैसे, देखिए, कोई ईंट ऐसा हो सकता है जिसमें लंबाई या चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो। कोई ईंट ऐसा हो सकता है जिसमें लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। कोई ईंट ऐसा हो सकता है लंबाई से चौड़ाई ज्यादा हो जाए। तो अलग अलग प्रकार के ईंट बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से अलग अलग प्रकार के एकक कोष्टिका भी हो सकते हैं। अब वो कई प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। किस आधार पर, पैरामीटर के आधार पर। कल पढ़े थे 4 प्रकार के, किस आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर। अगर सभी कोना पर अवयवी कण है तो SCC,
कोना के अतिरिक्त केंद्र में है तो बीसीसी, कोना के अतिरिक्त सभी फलक पर है तो एफसीसी, कोना के अतिरिक्त किसी भी दो अपोजिट फलक पर है तो ईसीसी। आज भी हम वही पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर, उनके पैरामीटर के आधार पर। पैरामीटर मतलब भुजा और कोण के आधार पर। अब टॉपिक क्लियर हुआ? लिखिए, हेडलाइन लगाइए, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। अभी फिगर उतारिए, इसको लिखिए। हो गया? यहां तक नोट कर लिए? देखो, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसी को समझाने के लिए ऊपर वाला बताया आपको, क्योंकि कल भी पढ़े थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो आपके माइंड में प्रश्न आ जाता कि कल 4 को बताए थे, आज कुछ और बता रहे हैं। तो कल बताए थे अवयवी कण कहाँ हैं इस आधार पर, आज बता रहे हैं हम उनके पैरामीटर के आधार पर, यानी लंबाई चौड़ाई और
ऊंचाई के आधार पर। पहला घनीय, घनीय किसको कहेंगे? जिसमें ए बराबर बी बराबर सी हो, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर हो और तीनों कोण 90 डिग्री हो, इसको कहा जाता है घनीय। दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष, इसके नामे में उत्तर है। द्विसम मतलब दो को बराबर होगा, ए बराबर बी लेकिन सी बराबर ई वही रहेगा। तीसरा होगा विषम लंबाक्ष, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं, लेकिन इधर नोट करिए, उतारिए। चलिए बनाइए। हो गया। तो तीन को तो याद हो जाएगा आसानी से। अब जो ऊपर पढ़े थे उसका मतलब अब समझ में आया आपको? पैरामीटर के आधार पर पढ़ रहे हैं आप कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और कोण के आधार पर। नोट कर लिए? अभी उधर जगह छोड़िएगा इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए, जगह है? चलिए अब देखिए, अब आगे देखते हैं। चौथा देखो बच्चे, षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होगा? ए बराबर बी होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। दो कोण 90, एक कोण 120। त्रिसमताक्ष, त्रिसम मतलब तीनों बराबर, कोणों तीनों बराबर लेकिन 90 नहीं। बच्चे अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है। 91 91 91 हो सकता है, 100 100 100 हो सकता है, 90 नहीं होगा। ये दोनों में फर्क समझो। त्रिसमताक्ष, त्रिसम तीनों बराबर है लेकिन कोण 90 के बराबर नहीं है। लिखिए अगला, षटकोणीय। अगला लिखिए षटकोणीय, बोल रहे हैं लिखो। षटकोणीय, षटकोणीय। देखिए षटकोणीय में क्या कहता है? ए बराबर बी है लेकिन सी के बराबर नहीं है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 और गामा 120। हो गया? पांचवा लिखिए त्रिसमताक्ष, त्रिसमताक्ष, त्रिसमताक्ष। अच्छा लिखो, हम बोल दे रहे हैं। त्रिसमताक्ष में लिखिए ए बराबर बी बराबर सी,
ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों भुजा बराबर, कौमा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट 90, बराबर नॉट 90। लिख लिए, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण भी बराबर, लेकिन वो 90 के बराबर नहीं, कुछ और होगा। अगला लिखिए, एकंताक्ष, 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 ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, कौनों भुजा बराबर ना, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, कौमा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, कौमा गामा बराबर नॉट 120, गामा बराबर नॉट 120। अगला त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष, अरे उग नहीं रहा, इस पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। त्रिनताक्ष, 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 त्रि पूरा दंती न ताक्ष, त्रिनताक्ष, कौनों भुजा बराबर नहीं, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, अल्फा बराबर नॉट बीटा बराबर नॉट गामा बराबर नॉट 90, अल्फा बराबर नॉट बीटा बराबर नॉट गामा बराबर नॉट 90। हो गया। सबका एग्जाम्पल लिखिए। पहला घनीय का लिख लीजिए, बगल में लिख लो NaCl, NaCl, जगह नहीं है तो नीचे लिख दो NaCl। द्विसमलंबाक्ष का लिखिए SnO2, SnO2, इसको Sn को क्या बोलते हैं, टीन कहा जाता है इसको, Sn टीन ऑक्साइड, SnO2। अगला लिखिए विषम लंबाक्ष का बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4। अगला जिंक ऑक्साइड ZnO। अगला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सोडियम सल्फेट Na2SO4। अगला कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्या हो गया इसको, सब लिख लिया आप लोग? चलिए सुनिए बच्चे, बोर्ड की तरफ ध्यान दें, आप मुंह बंद करके चुपचाप सुनिए, ठीक हो जाएगा। कुछ होगा प्रॉब्लम तो बंद करके ऑफ ऑन करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेल के प्रकार, उनके पैरामीटर के आधार पर, पैरामीटर मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उनके बीच के कोण के आधार पर। पैरामीटर माने पैमाना। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी भी घन में 3 भुजा होते हैं, एक एक्स अक्ष में, एक वाई अक्ष में, एक जेड अक्ष में। तो एक्स अक्ष को ए मान लो, वाई अक्ष को बी, जेड अक्ष को सी। आप कुछ मान सकते हो भाई, पी क्यू आर मान लेना, समझे। कोण भी हमने दर्शा लिया, ए को अल्फा से रिलेट कर लो, बी को बीटा, सी को गामा। तो एक्स और वाई के बीच में, यानी ए और बी के बीच में सी नहीं है तो हो गया गामा। फिर वाई और जेड के बीच में एक्स नहीं है तो हो गया अल्फा। एक्स और जेड के बीच में वाई नहीं है तो हो गया बीटा। यानी 3 भुजा और 3 कोण। भुजा का नाम हो गया ए बी सी, और कोण का नाम हो गया आपको अल्फा बीटा गामा। बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो अब हम ये देखें कि 6 पैरामीटर के आधार पर
जो एकक कोष्टिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की है। पहला घनीय, घनीय में क्या था कि ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण ए बराबर बी बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। उसके बाद आपने देखा द्विसम लंबाक्ष, दो भुजा बराबर, तीसरा बराबर नहीं। फिर आपने देखा विषम लंबाक्ष, तीनों में कोणों बराबर नहीं, लेकिन कोण सब में एक ही था कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। फिर आपने कौन सा लिखा, चौथा पॉइंट, षटकोणीय। षटकोणीय में आपने देखा कि दो गो बराबर है, सी बराबर नहीं है। कोण में भी दो गो बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, लेकिन गामा है 120। उसके बाद आपने देखा त्रिसम ताक्ष, तीनों भुजा तो बराबर है लेकिन तीनों कोण भी बराबर है, बस वो 90 के बराबर नहीं है। फिर आपने पढ़ा एकन ताक्ष, तीनों भुजा बराबर नहीं, हाँ दो गो कोण बराबर है 90 के, लेकिन तीसरा 120 के बराबर नहीं है। फिर आपने पढ़ा त्रिनताक्ष, न एको भुजा बराबर न एको कोण बराबर, यही तो था, याद नहीं हो सकता। चलिए अब हेडलाइन लगा दीजिए, हेडलाइन लगाओ। एकक सेल में, एकक सेल में कणों की संख्या, कणों माने अवयव की संख्या का निर्धारण एकक सेल में कणों की संख्या का निर्धारण। अगर हम आपसे देखिए, वो हम समझ रहे हैं क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि एससीसी में कुल कितने अवयव हैं, बताइए तो, कल पढ़े थे आप, एससीसी में कुल कितने अवयव हैं? 8, आठों कोना पर था तो आप कह दोगे 8। बीसीसी में कितने अवयव हैं? आप कह दोगे कि आठों कोनवा में एगो केंद्र में 9। गलत, ध्यान से सुनिएगा। कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं वे किसी भी एकक कोष्टिका में उनका 1/8 भाग ही साझेदारी करता है। याद रखिएगा, कोनों में उपस्थित अवयवी कण, कोनों में उपस्थित अवयवी कण का 1/8 भाग बच्चे किसी भी एकक कोष्टिका में होता है, बाकी नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपको फिगर में आपको दिखाएंगे। जो बॉडी में होता है वो पूरा साझेदारी करता है, एगो है तो एगो पूरा उसी एकक कोष्टिका में है, कहीं बाहर नहीं है। जो फलक पर है वो दो गो के साथ साझेदारी करता है, और जो भुजा पर अगर होगा तो वह 1/4 की साझेदारी करता है। देखिए, आपको फिगर में दिखा रहे हैं, ध्यान देना। देखो, चलिए ध्यान दीजिएगा। कोनों पर जो अवयवी कण होते हैं, पहले रफ में समझिए। कोनों पर उपस्थित अवयवी कण किसी एकक कोष्टिका के, यूनिट सेल लिख दे रहे हैं अंग्रेजी में, किसी यूनिट सेल में 1/8वां भाग साझेदारी करते हैं। याद रखिएगा, केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण किसी यूनिट सेल में, किसी यूनिट सेल में
पूर्ण साझेदारी करते हैं, यानी केंद्र में अगर एगो है तो एगो गिनाएगा, पूर्ण साझेदारी करते हैं। तीसरा पॉइंट, फलक पर उपस्थित अवयवी कण की साझेदारी 1/2 होती है, और जो भुजा पर होते हैं, भुजा पर उपस्थित अवयवी कण की साझेदारी 1/4 होती है। ऐसे देखने में क्या लगता है, अगर हम SCC बनाएं तो आपको लगेगा, कल वाला याद होगा कि सभी कोणों पर अवयवी कण होते हैं, याद है? तो देखने में लग रहा है कि इसमें अवयवी कण कै गो हैं, 8 गो, लेकिन 8 गो नहीं है ये। कोना पर उपस्थित अवयवी कण किसी यूनिट सेल में 1/8वां भाग साझेदारी करते हैं, तो टोटल 8 है, लेकिन साझेदारी होगा 8 का 1 यानी कै गो, एगो। जैसे आपको समझ में आ जाएगा, ये दीवार जो देख रहे हो आप, देखने में लग रहा है कि ये इस घर के लिए है, लेकिन यही दीवार उस घर के लिए भी है। तो इस दीवार की साझेदारी इस घर में आधे न हुआ, आधा तो उसमें है। कोई कोई ऐसा दीवार होता है ना आपके घर में, जो दो भाइयों के बीच बंटवारा होती है, तो एक ही दीवार दे देता है लोग बीच में। अब वही दीवार इधर वाला के लिए भी काम करेगा, उधर उधर भी काम करेगा। लेकिन अगर हम पूछे कि केवल एक घर में इस दीवार की साझेदारी कितनी है, तो आधा, आधा तो उसमें है। बात समझे? तो इसी तरह से जो कोणा पर अवयवी कण आप देख रहे हैं, इनका 1/8वें भाग साझेदारी में भाग लेगा, यानी इस अवयवी कण का 1/8वां भाग इस यूनिट सेल में है, बाकी किसी और यूनिट सेल में है। ओके। फलक पर जो होगा, यहां जो है फलक पर, उसका कै भाग साझेदारी करता है, 1/2। लेकिन जो केंद्र में है, सेंटर में है, वो पूरा पूरा, अगर सेंटर में एगो है तो एगो ले आएगा। ओके। और जो भुजा पर होता है, भुजा माने यहां, इस पर अगर अवयवी कण है, इस पर, इस पर, तो कै गो से जुड़े होते हैं, 4 गो से, तो उनकी साझेदारी होती है 1/4। इसको नोट करिए। कल आपको इसमें मैथमेटिक्स आ जाएगा, कल क्लास मिस मत करिएगा।
हो गया। नोट कर लिए? देखो, किसी भी एकक कोष्ठिका में कोना पर जो अवयवी कण देख रहे हैं आप, वो अन्य 8 गो के साथ जुड़ा होता है। यह एक अवयवी कण कै गो से जुड़ा है? 8 गो से। इसीलिए इसका 1/8वां भाग साझेदारी में है। इसमें इस एकक कोष्ठिका में इसका 1/8वें भाग है। केंद्र पर उपस्थित कण संपूर्ण साझेदारी करता है। फलक पर जो है वो अन्य कै गो से जुड़ा हुआ है? 2 गो से। फलक पर उपस्थित अवयवी कण 2 गो से जुड़ा रहता है। ये गुण इसकी साझेदारी आधा इसमें है, आधा उसमें है। ओके। और जो भुजा पर अवयवी कण है वो अन्य 4 गो एकक कोष्ठिका से जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। एससीसी में अवयवी कण की संख्या बताएं। कलम रखिए। प्रश्न है कि एससीसी में अवयवी कण की संख्या बताएं। पहले आप एससीसी बना लीजिए बच्चे। इसमें केवल कोना पर आप अवयवी कण देख सकते हो। कोनों पर अवयवी कण की संख्या बराबर 8। इसलिए यूनिट सेल में प्रभावी कण कै गो के प्रभाव पड़ेगा इस पर? 8 का 1/8। 1। देखने में भले आपको 8 गो लग रहा है, लेकिन इसमें केवल एक ही का प्रभाव आएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल देखो, बीसीसी। बीसीसी में अवयवी कण की संख्या, पहले आप बीसीसी बना लीजिए। कल फिगर बनवाए थे, याद होगा। एक होता है केंद्र में, कोनों पर अवयवी कण की संख्या। कोना पर कै गो है? 8 गो। इसलिए प्रभावी कण कै गो हो जाएगा? 8 का 1/8 यानी 1। केंद्र में अवयवी कण कै गो है? केंद्र में अवयवी कण एगो है। ई कितना प्रभाव डालेगा? 1 के बराबर, क्योंकि इसकी साझेदारी पूर्ण होती है। तो कुल प्रभावी कण कै गो हो गया? कुल प्रभावी कण एक ये और एक ये, 2। बोलो, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? फिर एक बार समझते हैं। एससीसी में केवल कोनों पर अवयवी कण की संख्या 8 है, और हमने पढ़ा है कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का जो प्रभाव होता है किसी यूनिट सेल में, वो 1/8वां भाग होता है। तो प्रभावी कण कै गो हो जाएगा? 8 का 1/8 यानी 1। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि एससीसी में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है? तो 1। दूसरा आ जाइए, बीसीसी में अवयवी कण की संख्या। तो इसमें भी कोनों पर अवयवी कण की संख्या 8 है। इनका कितना प्रभाव पड़ेगा? तो 8 का 1/8 यानी 1 के बराबर ही प्रभाव डालेंगे। अब केंद्र में अवयवी कण कै गो है? एगो। उसकी पूर्ण साझेदारी होती है, एगो है तो एगो के प्रभाव डालेगा। तो 1 का 1
2। नोट करिए। इसके बाद आप लोग एफसीसी में खुद निकालिएगा। एफसीसी में अवयवी कण की संख्या पहले आप एफसीसी का फिगर बना लीजिएगा। सभी कोनों पर अवयवी कण होते हैं। उसके बाद सभी फलक पर कोनों पर अवयवी कण कै गो? 8 गो। तो कितना के बराबर प्रभाव डालेंगे? 1/8 यानी 1 के बराबर ही प्रभाव डालेंगे। फलक पर अवयवी कण कै गो है? फलक पर अवयवी कण 6 गो है। ये कितना प्रभाव डालेंगे? फलक वाला 1/2 का प्रभाव डालता है। तो कुल प्रभावी कण कितना हो गया? 1 + 3 = 4। ऐसे आप बना सकते हो। इसी तरह ईसीसी में निकाल लीजिएगा। ये आपका काम रहा।